आदरणीय राम बहादुर राय जी, जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत की सम्माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जयंत कुलकर्णी जी, हमारे मित्र मनमोहन सिंह चावला जी, आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों सज्जनों और मित्रों, मैं आभारी हूं विनय सहस्त्रबुद्धे जी का, जिनके कारण मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं। मैं राष्ट्र के प्रखर राजनीतिज्ञ विचारक तथा राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक उत्थान में जुटे नागरिकों के लिए अनंत प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री राम भाऊ महालगी जी की पुण्य स्मृति को भी आज के अवसर पर नमन करता हूं। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी और श्री मुकुल प्रियदर्शी जी तथा जिन लोगों ने, आदरणीय निर्मला जी और अनेक लोगों ने जिन्होंने इस पुस्तक में महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं, उन सबका एक साथ अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि एक वर्ष के गहन शोध अध्ययन मंथन द्वारा ये अद्वितीय पुस्तक द आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हाउ मोदी की गारंटी इज डिलीवर्ड का उपहार हम सबों को प्राप्त हुआ है। इस संकलन के संपादक डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, मुकुल प्रियदर्शी जी, तीन महत्वपूर्ण विषयों लीडरशिप, गवर्नेंस एंड पॉलिसी तथा डिलीवरी आर्किटेक्चर पर मुख्य रूप से अनेक लोगों ने, महत्वपूर्ण लोगों ने, जिसमें अनेक वरिष्ठ जन माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खुद काम किए हैं, कुछ विचारक भी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है। उन सभी का एक साथ एक पुस्तक में अपना विचार प्रस्तुत करना, मुझे लगता है कि ये स्वयं में एक दुर्लभ घटना है। इसलिए यह कहना कि सिर्फ शोध के पश्चात ये पुस्तक लिखी गई है, ये उचित नहीं होगा। इसमें सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं है, बल्कि अपने अपने कार्यक्षेत्र के गहनतम अनुभवों को भी सभी लोगों ने साझा करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि किताब अगर विचारों को संरक्षित करने का उपाय है, तो उसमें मौजूद अनुभव उसे शाश्वत बनाने का काम करते हैं। अभी पूर्व में विनय जी ने भी बताया, कुलकर्णी जी ने भी बताया, 10 वर्षों में जिस प्रकार से पूरी व्यवस्था में एक नई गति और एक कहूँ कि नए स्केल के साथ डिलीवरी ऊर्जावान हुई है, उसके विविध पहलुओं का विशुद्धतम अर्क इस संकलन में मौजूद है। इसलिए मुझे लगता है कि ये अनेक लोगों की पसंदीदा किताबों की फहरिस्त में ही होगी। चुनाव की आदर्श आचार संहिता भी लागू है। कुछ बिंदुओं पर मैं अपने विचार साझा करना चाहूँगा। अनेक लोगों ने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत करीब से काम करते हुए देखा है। वह इस बात से भी परिचित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कार्यभार संभालने के पश्चात जो पूरा सरकारी तंत्र है, पूरी सरकारी मशीनरी में जिस प्रकार से एक नए आत्मविश्वास का संचार उन्होंने किया, मुझे लगता है वो एक अद्भुत घटना है। ये सच्चाई है कि लंबे समय तक पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से भारत का स्टील फ्रेम कहे जाने वाले सिविल सर्वेंट का एक बड़ा वर्ग था, जिसका विश्वास और आस्था दोनों डगमगा गई थी। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को निराशा के दलदल से बाहर निकालने का काम किया। आप सबको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सीधे सभी भारत सरकार के सचिव, अतिरिक्त सचिव,
से सीधे मिलने, उनसे संवाद स्थापित करने की शुरुआत आते ही उन्होंने कर दी थी। 730 से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं लंबे समय से जो देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी, अटकी हुई थी। इसमें कई परियोजनाएं थीं जो 30 साल 40 साल से पूरी नहीं हो रही थीं। अगर मैं इस दृष्टि से देखूं, कास्ट एस्केलेशन की दृष्टि से, तो उसमें भी भारी वृद्धि कई गुना ज़्यादा हो गई थी। इनकी समीक्षा के बाद निगरानी और समीक्षा करने के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रगति देश में पहली बार बना। और इसके अलावा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को बड़े निवेश वाली सभी बड़ी परियोजनाओं की निगरानी का निर्देश भी उसी समय मिला। सेक्रेटरीज के अलावा उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से सीधे मिलने का, बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया। मुझे एक उनका भाषण याद है और वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। 25 दिसंबर 2014, और प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं सुशासन के बारे में कि गुड गवर्नेंस इज़ द की टू ए नेशंस प्रोग्रेस। सिटीजन फर्स्ट is our mantra, our motto and our guiding principle. Government process re-engineering is yet another important measure. I strongly believe that technology is an empowering tool for the citizen and an accountability medium for the government. Digital India aims to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy. यहाँ से जो यात्रा शुरू हुई 2023 में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में, जो उनका भाषण है, मैं समझता हूँ कि उसको उद्धृत करना मैं आवश्यक समझता हूँ। वहाँ वो कहते हैं कि वी विल नीड टू मेक आवर रेस्पेक्टिव सोसाइटीज फ्यूचर रेडी, टू मेक ब्रिक्स अ फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड टेक्नोलॉजी विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। अराउंड द सेम टाइम ही शेयर्ड हिज विजन of the future world as one family with one future, bonded by the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, propounded forcefully during his presidency of G20. और वहाँ भी उन्होंने in G20 summit, he also highlighted the need for adopting a human-centric approach. मुझे लगता है कि इससे स्थिति इन दो उनके वक्तव्यों से काफ़ी स्पष्ट हो जाती है कि किस दिशा में, किन आधारों पर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया। और मुझे लगता है कि उसी के कारण आज ये स्थिति बनी है। एक नई कल्पना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पहली बार देश ने सुनी। देश के ऐसे जिले, डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए गए जो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स पर काफ़ी पीछे रह गए थे। वहाँ लगातार वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया और आज उनमें से अधिकांश जिले ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी एम्पावर किया गया। वाइब्रेंट ग्रास रूट डेमोक्रेसी, नव भारत निर्माण की प्रक्रिया फिर से मजबूत हो और लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित हो, इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए। मैं मानता हूं कि इन सभी इंटरवेंशंस का प्रभाव काफ़ी व्यापक रहा है और भारत के स्टील फ्रेम को एक नया आत्मबल मिला और उस आत्मबल का रिफ्लेक्शन रीडर्स इस संकलन में देख सकेंगे। उसके पीछे की जो भावना है, स्पिरिट है, मुझे लगता है उसकी भी अनुभूति कर सकेंगे। महाराज भर्तृहरि ने नीति शतक में एक सवाल किया था, का हानि, मैंने हानि क्या है, और उसका जवाब देते हुए उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा, समय च्युति, समय की बर्बादी।
और मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने उस परंपरा को बदलने का काम किया और परियोजनाओं का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक साथ होना इस देश के लिए एक अजूबी घटना थी। और मुझे लगता है कि यही मोदी की गारंटी बन गई है। लक्ष्य साधना और उसे सिद्ध करना केंद्र सरकार का, वर्तमान भारत सरकार का एक नया नियम है। अनेक परिणाम उसके मिले हैं, चाहे वो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हों, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए भेदभाव रहित एक ऐसी नई व्यवस्था कायम करने में सरकार को सफलता मिली है, जिसमें काफ़ी हद तक जाति भेद, वर्ग भेद, छोटे बड़े के भेद समाप्त हुए हैं। एक ऐसी सामाजिक संस्कृति विकसित हो पाई है जिसका सामूहिक ध्येय है कि कोई अशिक्षित न हो, जहां युवाओं और किसानों को अवसर तथा सम्मान मिले, नारी शक्ति को उसके सभी अधिकार प्राप्त हों। मैं मानता हूं इस लक्ष्य को साधने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अवसर तथा संसाधन दोनों उपलब्ध कराए हैं। अभी चर्चा हो रही थी जनधन अकाउंट की। 14 के पहले की स्थिति, आधी आबादी के पास अकाउंट तक नहीं था, बैंक का दरवाज़ा ही नहीं देखा था लोगों ने। 4 करोड़ परिवारों के सर पर आज छत मिल गई। 11 करोड़ महिलाएं आज चूल्हे की आग और धुएं से उनको मुक्ति मिल गई, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती थीं। 50 करोड़ नए बैंक अकाउंट, 4 करोड़ पक्के घर, 12 करोड़ टॉयलेट, 11 करोड़ परिवारों तक LPG सिलेंडर, ये पहुंचाकर मैं समझता हूं कि एक युगांतकारी कार्य भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हमारी संस्कृति भी कहती है कि महिलाएं भी पुरुष के समान सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देकर देश की सेवा करने में समर्थ हैं, क्योंकि नारी शक्ति सिर्फ घर की शोभा नहीं बल्कि धर्म और कर्म दोनों क्षेत्रों में स्वावलंबी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सपने को पूरा किया है। आजकल अनेक लोगों को जानकर आश्चर्य हो रहा है, निर्मला जी उसके बारे में विस्तार से बताएंगी, कि मुद्रा योजना के तहत अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने वाले 40 करोड़ लोगों में लगभग 69%, 69% महिला उद्यमी है। और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग आधे स्टार्टअप्स का नेतृत्व भी आज हिंदुस्तान में महिलाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जितने घर निर्मित हुए उसमें 70% घरों की मालकिन भी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं। पहली बार महिलाओं को सशस्त्र बलों में अस्थायी कमीशन का अवसर मिला है। स्कूल में पढ़ रही बच्चियों के अकाउंट में सीधे आर्थिक सहायता पहुंच रही है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, समान रूप से हर क्षेत्र में उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में तो विशेष रूप से 35A के कारण महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव था। राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वहाँ की बहनों और बच्चियों को भी पुरुषों के बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल करने में देश को सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर की चर्चा मैं आज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश की तमाम उपलब्धियों में फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन अपने आप में ऐतिहासिक है। PM जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के संबंध में अनुराग जैन जी का अध्ययन और उस पर शोध वित्तीय समावेशन द्वारा समाज के एम्पावरमेंट और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को इस पुस्तक में उजागर करता है। और मुझे लगता है कि यह सभी के लिए मस्ट रीड चैप्टर है। अथर्ववेद में हमारे यहाँ लिखा गया है कि कृतस्य कार्यस्य चेहस्फाति समावह, जो कार्य हाथ में लिए गए हैं तथा जिन कामों को करना है उनका विस्तार करते रहना चाहिए। और इसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2016 में 8 अलग अलग सेक्टर्स के लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया। इस संकलन के राइटर्स में अभी विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने नाम लिया, अमिताभ कांत, अभिषेक सिंह,
वो भी किसी एक ग्रुप के हिस्सा थे। छठवें ग्रुप को एक्सेलरेटेड ग्रोथ विद इंक्लूजन एंड इक्विटी, इस थीम पर रोड मैप तैयार करने को उनको कहा गया था। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया था जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, जिसका भी जिक्र हुआ, जैम ट्रिनिटी, इसके द्वारा बिना किसी लीकेज के सभी सब्सिडी, फाइनेंशियल असिस्टेंस आज देश में लोगों को मिल रहा है। अनुराग जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि लीकेज समाप्त करते हुए आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाते हुए जैम ने यह सुनिश्चित किया है कि हर एक व्यक्ति तक योजनाओं का सीधे लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा था जैम ट्रिनिटी का लाभ उठाते हुए सभी नागरिकों तक लाभ और सर्विसेज का अधिकार दोनों डिलीवर करने। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ने उस समय एक आंकड़ा दिया था कि 2014 में हर महीने लगभग 29.3 करोड़ ई ट्रांजैक्शन हुए थे। जो सबसे बड़ी चुनौती थी एंड टू एंड सर्विस डिलीवर करने की थी हमारे देश में, ह्यूमन इंटरफेस को न्यूनतम करना था। और मैंने जैसा पहले ही कहा, उनके भाषण में ही टेक्नोलॉजी का जिक्र आया है। मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट के संकल्प को निश्चित रूप से काफ़ी हद तक साकार करने में सफलता मिली है। इतिहास इस बात का साक्षी है। इस कार्यक्रम के सीमलेस इम्प्लीमेंटेशन से गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। योजनाओं के सैचुरेशन में मदद मिली है। देशवासियों के जीवन में भी एक बड़े समूह में आमूल-चूल बदलाव आया है। गुड गवर्नेंस के नए प्रतिमान चैप्टर में श्री बी श्रीनिवास जी ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की चर्चा की है। उन्होंने गवर्नेंस मॉडल में आए परिवर्तन, आम जनता की शिकायतों के तुरंत निवारण, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स और लगभग सभी सेक्टर में डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशंस की भी विस्तार से चर्चा की है। जिस किसी भी रीडर या रिसर्चर को भारत में आई सामाजिक क्रांति को जानने समझने में रुचि है, उसके लिए ये चैप्टर मैं समझता हूँ विशेष रूप से उपयोगी है। सामाजिक आर्थिक विकास, समावेशी सर्वस्पर्शी विकास तथा लक्ष्य की शीघ्र पूर्ति के लिए नए कार्यप्रणाली के केंद्र स्थापित किए गए हैं। नई कार्यप्रणाली ने समय सीमा के भीतर लाभ पहुंचाने के नए मूल्य भी स्थापित किए हैं। और जैसा कि डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने स्वयं इस पुस्तक में लिखा है कि योजनाओं के आइडिया से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक में प्रधानमंत्री जी ने एक नया मानदंड स्थापित किया है। संक्षेप में हायर एजुकेशन की भी चर्चा करना आज आवश्यक है। अरस्तु ने कहा था कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की सर्वोच्च प्राथमिकता क्वालिटी एजुकेशन ही होती है। और मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि लंबे समय बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी ही नहीं, लागू हो रही है। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का देश में कायाकल्प हो रहा है। भारत इनोवेशन, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के हब के रूप में उभर रहा है। मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ केयर के सेक्टर में हमने जो प्रगति देखी है, चाहे वो एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेज हों, नई सीटें हों, मैं समझता हूँ कि जो काम 50-60 साल में हुआ था, लगभग उतना काम पिछले 10 वर्षों में इन क्षेत्रों में हुआ है। मैं उसके विवरण में नहीं जाता हूँ, यहाँ कड़े सबको मालूम है। हायर एजुकेशन सेक्टर में सभी रिसोर्सेज को उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि अमृत पीढ़ी अपनी पूरी क्षमता से नए भविष्य का निर्माण कर सके। एक स्पेनिश इकोनॉमिस्ट हैं अरंचा गोंजालेस, उन्होंने कभी लिखा था कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है, ताकि क्वालिटी लिविंग के साथ बिजनेस और ट्रेड को भी नई गति दी जा सके। अब आज जब हम विचार करते हैं तो पूरी दुनिया में भारत के विकास की चर्चा है। पीछे समय पर पूरे हो रहे प्रोजेक्ट्स की बड़ी ताकत इसमें शामिल है। 14 से पहले 6 दशक में सिर्फ 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, अब 10 वर्षों में 60,000। 14 से पहले 6 दशक में लगभग 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क, और लगभग 10 वर्षों में भी उतनी ही सड़क बन गई। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। परमेश्वरन अय्यर साहब
के शोध और अनुभव से निकले आर्टिकल की चर्चा भी अच्छी होगी। उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के 6 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ABCDEF अलाइन, बिलीव, कम्युनिकेट, डेमोक्रेटाइज, इवेलुएट और फॉलो थ्रू की चर्चा की है। आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल धरोहर ये पुस्तक साबित होगी। जम्मू कश्मीर के व्यापक बदलाव के अलावा कैसे एकेडमिक इनोवेशन और JNK टाइकाथॉन ने इनोवेटिव आइडियाज़ की क्रांति का प्रतिनिधित्व किया है, उस पर प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास तथा प्रोफेसर उन्नत पंडित ने बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखी है। उसमें दिए हुए आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को विकास के महत्वपूर्ण टूल के रूप में उपयोग करने पर बल दिया है। युवा शक्ति अनंत अवसर आज पा रही है। मैं समझता हूं कि जिस स्केल पर काम हुआ है उससे अलग अलग सेक्टर में हमने न सिर्फ उत्कृष्टता साबित की है बल्कि विश्व में अपनी श्रेष्ठता भी हमने साबित की है। ये साक्षात हम सबके सामने घटित हो रहा है। मैं पुनः एक बार विनय जी और उनके साथियों को इस पुस्तक के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा मानना है कि यह पुस्तक पॉलिसी मेकिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन की पूरी चेन में शामिल सभी लोगों की ट्रेनिंग में भी उपयोगी साबित होगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में विद्यार्थियों को भी ये पुस्तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी लाभकारी होगी। आज के अवसर पर मैं इतनी ही बात कह करके आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।